चलिए। तो अब तक के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ने का प्रयास किया कि प्रियम्बल प्रियम्बल में जितने भी इसके वेरिएबल पैरामीटर्स था मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन उन सारे वस्तुओं को पढ़ने के बाद हमें जरूरत है कि कुछ केस स्टडी को समझ, और उसी में एक महत्वपूर्ण आपका केस स्टडी है आपका बेरोबारी। आखिर ये बेरोबारी केस स्टडी हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है? तो इसके लिए हमको यह जानना पड़ेगा, क्योंकि अभी जितने भी हमने प्रियम्बल के जितने भी तथ्य हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा है। उसमें पढ़ने के बाद जो इसकी अंतिम क्रक्स जो बच जाती है वो बच जाती है कि प्रियम्बल इज अमेंडेबल और नॉट। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रस्तावना है क्या उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। ये सबसे बड़ा विवाद था। और जब हमारा देश जब आजाद हुआ और आजादी के बाद फंडामेंटल राइट से संबंधित बहुत सारे डिस्प्यूट आ रहे थे हमारे देश में, और हम कंफ्यूज भी हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था। गवर्नमेंट भी परेशान थी, क्योंकि हमारा एक सबसे बड़ा प्रयास ये था कि हम क्या करें, अपने देश को 3 स्तर पर डेवलप करने का प्रयास करें। ये कौन से? सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और न्यायिक स्तर पर। तो सामाजिक तो सुधार हम कर ही रहे थे, साथ में हमें जरूरत था क्या चीजें, इकोनॉमिकल चेंज करने के लिए। और इकोनॉमिकल चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब चूंकि देश जब आजाद हुआ और आजादी के बाद लगभग हमारे पास हर पैरामीटर्स जो हमारे के अकॉर्डिंग बिल्कुल मैच ही नहीं हो रहे थे। कोई किसी के पास इतने पैसे थे, किसी के पास इतने वेल्थ थे, और किसी के पास खाने के कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की जरूरत थी जिसमें सारे लोगों की भलाई हो। और सबसे बड़ा डेवलपमेंट को लेकर के एक चुनौती अगर कहें, चैलेंज कहें, तो चैलेंज आ रहा था आपका फंडामेंटल राइट में एक कौन सा, कि हर आदमी को संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो एक तरफ हर आदमी संपत्ति अपने रखने का अधिकार भी है पहला, और दूसरा ये चीजें कह रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की भी बात कर रहा है कि हमें क्या करना है कि लोगों को क्या करना है, उनको जिनके पास नहीं है उनको देना है। तो जिनके पास धन है उनको लेकर के अगर हम गरीब को दे रहे हैं, लैंड रिफॉर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोई तो ये कहेगा ना हमारा तो धन रखने का हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो इसको लेकर के हमारे संविधान में क्या हो रहे थे, डिस्प्यूट हो रहे थे आजादी के बाद। उसको लेकर के जब हम अब मामला, उसी में का एक मामला ये है बेरूबारी केस 1960। देखिए 1960 में एक केस आया आपका बेरूबारी, और एक 1973 में जब हम फंडामेंटल राइट पर आएंगे और इसके मतलब डायरेक्ट केशवानंद भारती को न पढ़ के इसके साथ और सारे 2-3 केस जो हैं उसको भी पढ़ेंगे, और फिर स्टडी करेंगे कि केशवानंद भारती आपका डिस्प्यूट क्या था। अभी हम सिर्फ रेफरेंस के लिए केशवानंद भारती केस को लिया है, किसके रेफरेंस में, बेरूबारी केस के रेफरेंस में। अब देखिए बेरूबारी का जो केस था, उस बेरूबारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्या, कि इसमें आप मतलब प्रियम्बल में आप किसी भी प्रकार का क्या संशोधन नहीं कर सकते हैं, पहला। दूसरा ये बोला कि यह संविधान का भाग ही नहीं है। ये स्टेटमेंट कहने के पीछे भी सुप्रीम कोर्ट की कुछ न कुछ मजबूरियां थी। उस सारे मजबूरियों को हम इस केस स्टडी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि प्रियम्बल जो है वह संविधान का भाग नहीं है, और इसमें हम किसी प्रकार का अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या इतनी बड़ी समस्या आखिर क्या थी? लेकिन उसी अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट की जो केशवानंद भारती का केस जो आया था 1973 में, और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पिछले वाले फैसले को पलट करके इसमें बताया गया कि क्या, जो प्रियम्बल जो है वह एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है, और इसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, और अमेंडमेंट कर करके समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि एक बेसिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है, कि मतलब उसकी जो मूल भावना है, और जिस उद्देश्य से समझ रहे हैं ना, जिस उद्देश्य से जो हमारे महापुरुष पर्सन थे जिन्होंने संविधान लिखा, एक उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी रही होगी, उनके एक सिद्धांत रहे होंगे, उस किस नजर से भारत को देखना चाहते थे, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने संविधान लिखा। तो अगर उनकी मनोवृत्ति को समझना है तो आपको संविधान समझना पड़ेगा। तो अगर आप संविधान को इतना बदलते चले जाएं ताकि जिन लोगों ने इस संविधान को लिखा है तो उनकी एक अपनी थॉट होगी, उनकी आइडियोलॉजी होगी। समझ पा रहे हैं क्या?
उस आइडियोलॉजी को ही मतलब एक मूल बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है कि ताकि उसमें जो एक बेसिक नीड है ना उस चीज को फुलफिल किया जा सके। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पर अब आते हैं कि आखिर बेरुबारी क्या है, कहानी क्या है। तो बेरुबारी को समझने से पहले हमें कुछ हिस्ट्री को समझना पड़ेगा कि आखिर हिस्ट्री हमारा क्या कहता है। सबसे पहले डिस्प्यूट कहां से उत्पन्न होते हैं इसको जरा देखिए। लास्ट जब देश हमारा आजाद हुआ करता था उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे माउंट बेटन। और माउंट बेटन ने, जब आप देखिएगा जब हम लोग पढ़ रहे थे पिछले अपने कुछ क्लासेस में जिसमें हमने आपको रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी मैंने बताया। तो लास्ट का जो 1947 का जो अधिनियम था उसमें ये बात बोला गया था कि क्या जो इसके दो पार्ट होंगे, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। अब ये सारा चीजें तो उसमें बोल दिया गया था और बोलने के बाद अब बाउंड्री शेयर करने की बात आ गई कि आखिर बाउंड्री कैसे शेयर किया जाए, कहां से कहां इंडिया माना जाए, कहां से कहां पाकिस्तान माना जाए। अब देखिए मजे की बात ये थी कि उस समय इसको थोड़ा सा समझिए, इस मैप को क्या है कहानी इसमें। अब ये पूरा जितना मैंने पूरा बाउंड्री लिया है पूरा उस समय अखंड भारत हुआ करता था, अखंड भारत। अब जो मैंने रेड लाइन जो दिया है ये रेड लाइन पाकिस्तान का हिस्सा माना गया। कैसे माना गया कि माउंट बेटन ने एक रेड क्लिफ को कहा कि आप एक बाउंड्री बना दीजिए और उस बाउंड्री के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये वाला पार्ट भारत का होगा और वो वाला पार्ट किसका होगा, पाकिस्तान का होगा। तो रेड क्लिफ चूंकि भारत आए नहीं, उन्होंने एक मैप, जिस तरह मैप निकाला हाथ में और मैप निकाल करके एक जेन्युइन सा ड्राइंग ऐसे ऐसे मतलब हाथ से ड्रॉ कर दिया। उनको पता ही नहीं था कि मतलब ये इतने डाइवर्सिटी है दोनों देशों के बीच में। क्या डाइवर्सिटी है अभी इसको हम लोग आने वाले कुछ समय में समझने का प्रयास करते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि पेन से ऐसे ऐसे बना दिया और वही बाउंड्री क्या हो गई, मतलब भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री हो गई। यहां तक तो सब चीज ठीक था, लेकिन उसी में एक जगह था, बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है जलपाईगुड़ी, बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है जलपाईगुड़ी। और जलपाईगुड़ी में ही एक जगह है जिसको बोला जाता है क्या, बेरुबारी। कहाँ लोकेशन है, तो यहाँ पर मैंने इसको देख लीजिए, मतलब इंडिया है और यहाँ पर अभी के समय में आप देखिएगा जो हम लोग वेस्ट बंगाल बोलते हैं ना, यहाँ से वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, तो ये और ये दोनों बंगाल मिलकर के अपन बंगाल हुआ करता था। लेकिन 1905 की बात है, बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन की बात करेंगे जब हम लोग हिस्ट्री की जब पढ़ाई करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की जब स्टडी करेंगे तो उसमें सारे बात को हम लोग अच्छे से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो मुद्दा ये था यहाँ पे, तो मतलब जैसे ये मतलब ये वाला बंगाल और ये वाला बंगाल क्या था, भारत का ही हिस्सा था। और जब आजादी हुआ तो आजादी के बाद से मतलब जो ईस्ट बंगाल था, मतलब इसको बोलते हैं पश्चिम। आप इसे मैप बनाइएगा, समझिए इस चीज को, अगर आप इसे मैप बनाइएगा तो ये आपका कौन सा होता है, आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है। तो चूंकि वे वेस्ट में है इसलिए इसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं और इसको क्या वेस्ट और इसको ईस्ट बंगाल बोलते हैं। और ईस्ट बंगाल में चूंकि ज्यादा लोग कौन थे, मुस्लिम लोग थे। और चूंकि देश का जो बंटवारा हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन के आधार पर यहाँ भी मुस्लिम लोग थे, यहाँ भी मुस्लिम लोग थे, तो दोनों के आधार पर देश का पार्टीशन हो गया। और पार्टीशन जब हुआ यहाँ पर तो उस जो लाइन खींचा गया उस लाइन को, चूंकि रेड क्लिफ महोदय ने लाइन खींचा तो उस लाइन को ही हम लोगों ने नाम रख दिया क्या, रेड क्लिफ लाइन। ये सब चीजें बिल्कुल ठीक चल रहा था और इस बेरुबारी क्षेत्र को भारत के हिस्सा में दिया गया। क्या बोला गया, भारत के हिस्से में दिया गया। और रेड क्लिफ साहब इस बात को मतलब लिखना भूल गए। लिखना मतलब समझ रहे हैं ना, ये ओरली मतलब ऐसे मुंह से बोल दिए कि जो मतलब ये जो बेरुबारी जो जगह है वह बेरुबारी क्या है, मतलब ये भारत का हिस्सा है। अब चूंकि देश आजाद हो चुका था, 1950 का समय हमारा जो चल रहा था, उसके बाद से अब पाकिस्तान ने इस बात को आवाज उठाना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान जब आवाज उठाना शुरू कर दिया कि नहीं, कि जो ये बेरुबारी जो जगह है वह बेरुबारी जगह दैट मीन्स ये पाकिस्तान का है, क्योंकि इसमें क्या मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं, उसने अपना बात उठाना शुरू कर दिया। और जैसे ही पाकिस्तान ने इस बात को उठाना शुरू किया, यहाँ पर मतलब डिस्प्यूट होना क्या शुरू हो गए। इसलिए 1958 का बात है आपका,
एक छोटी सी समझौता हुई, ट्रीटी बिटवीन किसके, जवाहरलाल नेहरू, समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, और पाकिस्तान के वजीर आजम फिरोज सालमून हुआ करते थे। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मतलब एक समझौता हुआ, और किस मुद्दे को लेकर के, कि बेरूबारी के बीच में जो समझौता इस प्रकार से किया जाए कि इन दोनों के बीच में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है कि आपका है कि मेरा है, क्या किया जाए इसको लेकर के। तो दोनों लोगों ने जैसे बैठक की, तो बैठक करने के बाद मैं इस क्षेत्र को ऐसे बना देता हूँ, इसको मैंने मान लिया क्या चीजें, बेरोबारी। पहले तो ये बेरोबारी ऐसा है ही नहीं, पहले मैं बता दूं कैसा है। इस प्रकार से समझ रहे हैं ना, मतलब ऊपर से आइएगा तो इंडिया यहां तक है, नीचे से मतलब अगर पाकिस्तान जाइएगा उस समय का, अभी का बांग्लादेश, तो यहाँ तक पहुंचता है कौन, आपका बांग्लादेश, फिर इंडिया है यहाँ पर, फिर है यहाँ पर क्या, बांग्लादेश। तो जरा सोचिए इस टेढ़े मेढ़े में यहाँ पर बहुत सारा विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या। अब इस इतने घुमावदार लाइन को रेड क्लिफ चूंकि समझे ही नहीं थे, और रेड क्लिफ जब नहीं समझे थे तो उनको क्या पता, वहीं से उन्होंने लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया, और इसलिए इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होना लाजमी हो गया। तो जब ये क्या हुआ, जब एक ट्रीटी साइन हुआ, समझौता हुआ, तो इस बेरूबारी क्षेत्र को यहां देख लीजिए, देखिए तो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ट्रीटी हुआ किनके बीच में, जवाहरलाल नेहरू और फिरोज शाह के बीच में, कि जो डिस्प्यूटेड एरिया था कौन, ये बेरूबारी, कुछ पार्ट जो था वो पाकिस्तान को दे दिया जाए और कुछ पार्ट इंडिया को दे दिया जाए, ताकि विवाद खत्म हो जाए। अब मुद्दा ये था कि कुछ इस प्रकार के, अब देख रहे हैं कुछ, जैसे मैं यहाँ से कहूँ कि इस प्रकार के कुछ क्षेत्र हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब ऊपर से आप देखिएगा तो ये इंडिया के हैं, नीचे से आप देखिएगा तो पाकिस्तान के हैं। बाउंड्री देख रहे हैं किस प्रकार का टेढ़ा है, अप डाउन है इस फेस में। तो जब बाउंड्री इस प्रकार का है, तो अगर इस प्रकार का अगर यहाँ से लाइन अगर खींच दिया जाए, समझो इस चीज को, बोला जाए कि इस पर से इंडिया, इस पर से पाकिस्तान, तो जरा सोचिए कि पहले इंडिया यहाँ तक था ना, अब तो ये लोग मतलब जैसे लाइन खींचा गया, मतलब ये ट्रीटी के अनुसार इंडिया वाले पाकिस्तान में चले गए। तो अब उन लोगों को तो जो ये पीपुल का जो रिस्पांस था, जो जनता थी, जनता का नेगेटिव रिस्पांस था, ये बोल रहे थे कि आप कौन होते हैं कि हमारे क्षेत्र को और हमको आप दूसरे देश में भेजने वाले। अगर हमको दूसरे देश में अगर जाना ही होता, तो जिस समय पार्टीशन हो रहा था उस समय हम चले गए होते। आज यहाँ पर लगभग 1960 का समय चल रहा है, और इस 1960 के समय में अगर रातों रात अगर इंडियन गवर्नमेंट कैसे कह सकती है कि आप इंडियन नहीं रहे, समझ पा रहे हैं क्या। जैसे मैं कहूं कि एक नाम का क्षेत्र है जहां आप निवास करते हैं, और भारत के वजीर आजम ने अब मतलब नेपाल से कुछ बात की और बोले कि आज से आप नेपाली हो गए, तब क्या इस बात को हजम कर पाएंगे क्या, कि आप क्वेश्चन करेंगे। अब इस प्रकार का डिस्प्यूट होना लाजमी था, इसलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट उस समय हुआ करते थे क्या, राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद मतलब एक माहिर इंसान थे, माहिर इस अंदाज से कि वो संविधान सभा के खुद प्रेसिडेंट भी थे उस समय, समझ रहे हैं चीजें, और इनको ये चीजें पता था कि कैसे सिस्टम को हैंडल करना है। और जो बंदा पूरा संविधान को बनते हुए देखा है, संविधान जैसे बन रहा है उसको डिस्कस होते हुए देखा है, एक एक मुद्दे पर अम्बेडकर से डिस्कस किया है, तो क्या उसको ऐसा नहीं लगता है कि ये मामला सही में गलत हो रहा है, कि इसलिए उसने आर्टिकल 143 का प्रयोग किया। और आर्टिकल 143 ये कहता है कि अगर मतलब भारत के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि अगर संवैधानिक दृष्टि से किसी प्रकार का लॉ से संबंधित कोई अगर डिस्प्यूट उत्पन्न होते हैं, तो उस डिस्प्यूट संबंधी क्या सजेशन वह सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मतलब सुप्रीम कोर्ट से आप तो सजेशन मांगेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देने के लिए क्या है, बात नहीं है, उसकी बात अलग है। वो सारी चीजें हम लोग करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट की जब स्टडी करेंगे उस स्थिति में। तो यहाँ पर और मतलब प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने दो मुद्दे पर बात की। पहला मुद्दा था आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 ये कहता है कि भारत का जो भी मतलब मेंबर है, जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास यह इतना अधिकार है कि वह किसी भी क्षेत्र में बदलाव कर सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है, समझ पा रहे हैं क्या, मतलब किसी दूसरे देश का कोई चीजें अगर मिला हुआ है, समझ पा रहे हैं क्या, कोई क्षेत्र मिला हुआ है
तो उस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, एक नया स्टेट बना सकते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स उसमें दिया गया है। जैसे आपको याद हो, अभी शायद मतलब सुबह वाले बैच में चीजें चर्चा किया गया है सिक्किम को लेकर के। सिक्किम जो था वह भारत का भाग नहीं हुआ करता था। आजादी के बाद सिक्किम को, समझ रहे हैं, भारत में मिलाया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका मुद्दा है कि हम चूंकि कोई दूसरा पार्ट ले रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ बात थी देने की, लेकिन देने की बात हमारे संविधान में लिखा ही नहीं है। तो इसलिए मतलब राजेंद्र प्रसाद ने पूछा आर्टिकल 143 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट से कि बताइए क्या आर्टिकल 3 के अनुसार ऐसा कर सकते हैं, मान लो चलिए किसी से ले तो सकते हैं, क्या उन्हें दे सकते हैं, या आर्टिकल 368 ये संबंधित है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर के, क्या आर्टिकल 368 में कुछ बदलाव करके अपना क्षेत्र को दूसरे को दे सकते हैं क्या। ये दो मुद्दे पर मतलब क्या किया, मतलब अपना सजेशन मांगे कौन, प्रेसिडेंट, और उसके अकॉर्डिंग मतलब जैसे उनका जो भी प्रपोजल आएगा किसका, सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाएंगे। बहरहाल ये तो बात यहां तक रहने दीजिए। अब देखिए कि जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट हैव सम पॉजिटिव रिस्पांस ऑन ट्रीटी। ये जरूरी नहीं है, जरा सोचिए, अब इस मुद्दे को अच्छे से समझिए। गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, कुछ ऐसे रिस्पांस है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिस आधार पर इस ट्रीटी को लागू कर सकती थी, कोई उसको रोक नहीं सकता है। जैसे शेड्यूल 7 में एंट्री नंबर 14 ये कहता है कि भारत सरकार, पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है कि किसी देश से संबंधित अगर कोई ट्रीटी करती है तो उससे संबंधित कोई कानून बना सकती है, उसको लागू भी कर सकती है। वही आपका आर्टिकल 253, 245 क्लोज ए और आर्टिकल 248, ये तीनों आर्टिकल कुल मिलाकर के समरी ये कहता है कि मतलब सेंटर जो है वह कुल मिलाकर के स्टेट के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस क्षेत्र में कोई अगर बड़ा कदम उठाना हो तो वह बड़ा कदम उठा सकता है। समझ पा रहे हैं क्या। अब मुद्दा यह है कि यहाँ प्रेसिडेंट क्यों पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि मतलब एक अपनी गरिमा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, एक व्यवस्थित स्वरूप के आधार उनकी एक गरिमा है, और उनको एक बहुत एक होता है ना, हर इंसान की एक इमेज बन जाना, एक अच्छे लोगों की इमेज होना लोगों के सामने, वही इमेज, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करते तो लोग बोला जाता है कि मतलब यहाँ पर मतलब क्या है, सरकार जो है वो कुछ उसके अंदर कुछ डिक्टेटरशिप आ रहा है। चूंकि बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उस मुद्दे पर आपको अपने बारे में भी सोचना होता है, देश हित के लिए बहुत सारे मुद्दे आएंगे जो संविधान में लिखे नहीं है, लेकिन आपको उस मुद्दे पर खुद से विचार करना है। अगर आपको विचार अगर नहीं आ रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट से पूछना है आपको। समझ पा रहे हैं क्या इस चीज को। तो इस मतलब इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे, लेकिन सरकार इस ट्रीटी को लागू कर सकती थी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं की, और उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगा, सलाह मांगा क्या करना चाहिए। अब देखिए, अब अभी हम कुछ देर में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या किया। अब आते हैं कि एक्चुअल डिस्प्यूट कहां उत्पन्न हो रहे थे। ये कुछ डिस्प्यूट नहीं था, ये लागू भी हो सकता था, एक्चुअल डिस्प्यूट था, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं प्रियम्बल से, और प्रियम्बल का क्या मामला है यहाँ पर, प्रियम्बल क्यों हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य। जब हम प्रियम्बल आप लोगों को पढ़ा रहे थे, और उसको मैंने 2-3 पार्ट में बांटा था, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, उसमें आप लोगों ने रिपब्लिक को भी बताया था, डेमोक्रेटिक को भी बताया था। अब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, जैसे डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि मतलब लोकतंत्र, मतलब जनता के लिए ही, जनता के द्वारा सरकार। समझ पा रहे हैं क्या, मतलब जो जनता है, हम ही लोग क्या करेंगे, मतलब एक बंदे को क्या करेंगे, मतलब उसको चुनेंगे, और वही हमारे ऊपर क्या करेगा, शासन करेगा। तो क्या हुआ, जब वो शासन करेगा तो क्या हमें को हमारे देश से बाहर कर देगा। जरा सोचिए, इसी यही डिस्प्यूट था कि मुद्दा ये था कि जब हम, अब एक लोग बोल रहे थे, कौन, जो रातों रात बांग्लादेश में चले गए थे, वो लोग ये सोच रहे थे कि हमारा प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करता है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करता है, इसका मतलब है कि जनता का शासन है, और जनता ही सरकार को चुनी है। तो क्या हम आज सरकार को चुने, कल सरकार होनी को निकाल देगी। पहला डिस्प्यूट, समझ पा रहे हैं क्या। दूसरा चीज है कि सॉवरेनिटी, संप्रभुता। संप्रभुता से आशय है कि हम अपना डिसीजन खुद लेंगे। समझ पा रहे हैं क्या, तो खुद हम अपना डिसीजन लेंगे, तो क्या हम अपना पूरा क्षेत्र से दूसरे को दे देंगे। अब ये डिस्प्यूट था प्रियम्बल को लेकर के, क्या इन दोनों को
आधार मान करके बेरोबारी मुद्दे को सुलझाया जा सकता था। यही डिस्प्यूट था। इसीलिए हम लोग बेरोबारी केस को हम लोग पढ़ते हैं किस चीज में, आपका प्रियम्बल में। अब देखिए, अब ये मामला गया कहां, सुप्रीम कोर्ट के पास। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट अब इसमें दिमाग हिल गया, बोला कब इसको करे क्या, भाई ये भी सही बोल रहा है। और सरकार के पास भी समस्या है कि अगर डिस्प्यूट से बेहतर है कि काम करो आधा आधा कर दो, ये भी अच्छा बात है। और लोग जो जनता जो बात कर रही है वो भी सही है। समझ पा रहे हैं क्या। तो अब देखो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपना बचाव के हाथ ऐसे उठा दिया, बोला भाई प्रियम्बल संविधान का भाग है ही नहीं। समझ रहे हो ना, प्रियम्बल संविधान का भाग होता तब ना उसमें हम अमेंडमेंट करते, तब ना बदलाव करते। तो ये सबसे पहले तो मुद्दा ही हटाओ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाला। इस संविधान का भाग प्रियम्बल होता तब ना हम ऐसा कुछ करते। तो इसलिए तो प्रियम्बल का मुद्दा ही हटाओ, मतलब हाथ झाड़ लिया, क्योंकि मामला पेचीदा था, उसमें इन्वॉल्व होने का मतलब था कि कुछ निकलने वाला था नहीं और सिर्फ परेशानी बढ़। दूसरा बात बोला कि आर्टिकल 3 और एक है कि आर्टिकल 1 क्लोज 1 सब क्लोज सी। ये दोनों आर्टिकल ये बात कहते हैं कि भारत अपने जो भी लैंड है किसी दूसरे को दे सकता है, सॉरी मतलब दूसरे का अपने ले सकता है लेकिन अपना किसी को दे नहीं सकता है। तो चूंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल आप 3 का प्रयोग करके, जैसे यहाँ पर राजेंद्र बाबू ने पूछा था आर्टिकल 3, तो बोला कि आर्टिकल 3 का तो आप प्रयोग करके आप किसी को दे ही नहीं सकते हैं, ये गलत है। पहला चीज उन्होंने बता दिया। और दूसरा एक चीज उन्होंने बोला कि यह तभी संभव है कि जब आप आर्टिकल 368 में कुछ बदलाव कर दें और बदलाव करके इस क्षेत्र को क्या कर दें, मतलब आप पाकिस्तान को दे दें। तो यहीं पर मतलब 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए जवाहरलाल नेहरू, और अमेंडमेंट करने के बाद इस मामला को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन मामला पूर्ण रूप से सुलझा नहीं। समझ पा रहे हैं, पूर्ण रूप से सुलझा ही नहीं। वही मुद्दा 2015 में फिर से सामने आया और लगभग भारत के संविधान संशोधन 100 किया गया और इस सारे मुद्दे को क्या कर दिया गया, सुलझा दिया गया। लगभग इसको क्या बोलते हैं, इनक्लेव बोलते हैं। एक इनक्लेव, दो इनक्लेव, तीन इनक्लेव, 1 2 3। इसी तरह लगभग 111 इनक्लेव भारत ने दिए, किसको, बांग्लादेश को। और 51 इनक्लेव बांग्लादेश ने क्या दिया, भारत को दिया। हमने ज्यादा दिया। क्यों दिया, क्योंकि डिस्प्यूट हो रहे थे। अब समझ लीजिए कि अब बाउंड्री नीचे तक है ना, यहां से यहां तक, अगर इसी प्रकार का अगर बाउंड्री अगर दे दिया जाए, यहां तक इंडिया हो जाए, यहां तक मतलब बांग्लादेश हो जाए, तो अब यहां पर भी इंडिया, यहां पर इंडिया, तो घुसपैठ यहां पर एंट्री करेंगे कि नहीं। बहुत तस्करी हो रहा था, मानव तस्करी हो रहा था, आतंकवादी यहाँ पर एंट्री कर जा रहे थे। इसीलिए 100वां संविधान संशोधन करते हुए भारत ने 111 इनक्लेव को किसको दे दिया, मतलब बांग्लादेश को। और उससे कितना, लगभग 51 इनक्लेव भारत ने लिए। इसको कितना, मतलब आपका 100वां संविधान संशोधन कहा जाता है। समझ पा रहे हैं क्या क्या